नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube पॉडकास्ट चैनल इकोज फ्रॉम द डार्क में। आज की कहानी हमें लिखी है मीरा जोशी जी ने अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। अगर ऐसी सच्ची घटनाएं सुनने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वागत है। आज हम एक खत की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये खत हमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा से मीरा जोशी ने भेजा है। और ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे वो आज तक सिर्फ अपने पति और बेटी को ही बता पाई हैं। और उन्होंने खत की शुरुआत में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी है। वो कहती हैं कि अगर ये कहानी उन्हें किसी और ने सुनाई होती तो शायद वो खुद भी इस पर यकीन नहीं करती। एग्जैक्टली। और यही बात इस पूरे वाकये को और भी ज्यादा कंपेलिंग बना देती है। तो चलिए माहौल को समझते हैं। कल्पना कीजिए, उत्तराखंड की पहाड़ियां, शाम का वक्त, चारों तरफ देवदार के जंगल और मीलों तक फैला हुआ सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच एक प्राइमरी स्कूल जो अब खाली हो चुका है। आप वहाँ बिल्कुल अकेले हैं। हाँ, या शायद आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं। इस कहानी में जो बात सबसे ज्यादा परेशान करती है वो इसका सेटिंग है। ये किसी पुरानी हवेली या किसी कब्रिस्तान में नहीं हुई। नहीं, ये एक स्कूल के क्लासरूम में हुई। एक ऐसी जगह जिसे हम सेफ्टी और नॉर्मलसी से जोड़कर देखते हैं। एक्चुअली साइकोलॉजी कहती है कि सबसे ज्यादा डर हमें तब लगता है जब कोई जानी पहचानी सुरक्षित जगह अचानक से अजनबी और खतरनाक लगने लगे। हाँ, अ सेंस ऑफ द अनकैनी। मीरा का खत हमें 5 साल पहले के एक ऐसे ही दिन पर ले जाता है। वो अल्मोड़ा के पास एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल में टीचिंग असिस्टेंट थी। शाम के 5:30 बज चुके थे। हाँ, स्कूल खत्म हो चुका था, सारे बच्चे और टीचर्स जा चुके थे। और स्कूल में उस वक्त सिर्फ 2 लोग थे, एक मीरा और दूसरे स्कूल के केयरटेकर श्यामलाल जी। लेकिन यहाँ खत में एक बहुत जरूरी डिटेल दी गई है। हाँ, कि श्यामलाल जी स्कूल की पुरानी 100 साल पुरानी मेन बिल्डिंग में थे। और उस बिल्डिंग के दरवाजे और खिड़कियाँ वो अंदर से बंद कर चुके थे। मतलब वो वहाँ से बाहर नहीं आ सकते थे। बिल्कुल। और मीरा थी स्कूल के एक बिल्कुल अलग हिस्से में। 1970s में बना एक लंबा सीधा सा ब्लॉक, और इस ब्लॉक का डिजाइन, उसकी आर्किटेक्चर इस पूरी घटना का सबसे अहम हिस्सा है। मीरा इस पे काफी जोर देती है। हाँ, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि वहाँ धोखा होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मतलब मीरा बताती है कि उस ब्लॉक में एक ही लाइन में 4 बड़े क्लासरूम थे, और ये ओपन प्लान थे। मतलब कोई दरवाजे नहीं, कोई ऊंची दीवारें नहीं, सिर्फ कमर तक की ऊंचाई वाले पार्टीशंस थे। हाँ, जो क्लासरूम को एक दूसरे से अलग करते थे। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई उस कॉरिडोर जैसे ब्लॉक के एक कोने पर खड़ा हो तो वो दूसरे कोने तक साफ साफ देख सकता था। छिपने की कोई जगह नहीं थी। नो ब्लाइंड स्पॉट्स। मीरा खत में साफ साफ लिखती हैं, मैं जानती थी, आई न्यू फॉर अ फैक्ट, कि मैं उस बिल्डिंग में अकेली थी। और उस वक्त की खामोशी को भी उन्होंने डिस्क्राइब किया है। ऐसी खामोशी जिसमें अपनी सांसों की आवाज भी गूंजती है। तो फिजिकल स्पेस और साउंड दोनों ही कंफर्म कर रहे थे कि वो अकेली है। हाँ, कोई दूसरा इंसान वहाँ हो ही नहीं सकता था। उस शाम मीरा का मूड बिल्कुल नॉर्मल था। दिन भर के काम के बाद की थकान थी, पर वो शायद कुछ गुनगुना भी रही थी। वो ब्लॉक के पहले क्लासरूम में, यानी क्लासरूम 1 में, बच्चों के पेंट ब्रश धो रही थी। उनका काम लगभग खत्म हो गया था। उन्हें बस अपना फोन उठाना था। हाँ, जो उन्होंने ब्लॉक के आखिरी छोर पर क्लासरूम 4 में चार्जिंग पर लगाया हुआ था। तो वो क्लासरूम 1 से निकलती है, क्लासरूम 2 पार करती है, और जैसे ही वो क्लास 3 से गुजर रही होती है, उनकी नजर दाईं तरफ कारपेट पर बने प्ले एरिया पर पड़ती है। और वो एरिया पूरी तरह से बिखरा हुआ था। हाँ, बच्चों ने दिन में जो सामान इस्तेमाल किया था वो सब फैला हुआ था। और खत में इसकी पूरी लिस्ट है। लंच बॉक्स, छोटे छोटे खिलौने, कार्डबोर्ड से बने मॉडल्स, गिनती सिखाने वाले रंग बिरंगे ब्लॉक्स। कुछ खिलौने तो उछलकर कोट टांगने वाले रैक के नीचे तक चले गए थे। मतलब एक टिपिकल क्लासरूम जैसा दिखता है छुट्टी के वक्त। एग्जैक्टली, नथिंग अनयूजुअल सो फार। मीरा ने उसे देखा और मन में सोचा, अरे नहीं, चलो फोन लेने के बाद वापस आकर इसे साफ कर दूंगी। एक बहुत ही नॉर्मल रूटीन थॉट। और वो रुकी नहीं, वो सीधा आगे चलती गई। वो क्लासरूम 4 में गई, अपना फोन उठाया और वापस मुड़ी। इस पूरे प्रोसेस में क्लासरूम 3 से गुजरकर 4 तक जाना, फोन उठाना और वापस क्लासरूम 3 के मुहाने तक आना, मीरा के हिसाब से ज्यादा 20 सेकंड लगे होंगे। 20 सेकंड। और यहीं पर हमारी जानी पहचानी दुनिया के नियम टूटने वाले हैं। 20 सेकंड का वक्त बहुत कम होता है।
एक इंसान के लिए इतने कम समय में एक बिखरे हुए कमरे को समेटना नामुमकिन है। खासकर जब वो अकेला हो और कोई आवाज न करे। बिल्कुल। जब वो वापस क्लासरूम 3 में पहुंची तो वो वहीं जम गई, सन रह गई। उनके सामने उनसे सिर्फ 4-5 फीट की दूरी पर उन सभी चीजों का एक ढेर लगा हुआ था जो सिर्फ 20 सेकंड पहले पूरे कारपेट पर बिखरी हुई थी। हर एक चीज। हाँ, हर एक चीज, एक भी चीज नहीं छूटी थी। वो लंच बॉक्स, वो खिलौने, कार्डबोर्ड मॉडल्स, यहाँ तक कि वो खिलौने भी जो कोट रैक के नीचे पड़े थे वो भी अब उस ढेर का हिस्सा थे। लेकिन ये सिर्फ एक ढेर नहीं था। ये कोई जल्दबाजी में इकट्ठा किया गया कूड़े का ढेर नहीं था। नहीं, इसे बहुत ही सलीके से एक पिरामिड की तरह बनाया गया था। The letter uses the word meticulously stacked. बहुत ध्यान से जमाया गया था और उसका स्ट्रक्चर भी बताया गया है। हाँ, सबसे बड़ी चीजें जैसे कार्डबोर्ड के मॉडल्स और लंच बॉक्स सबसे नीचे रखे गए थे। फिर उनसे छोटी चीजें और सबसे ऊपर सबसे छोटी और हल्की चीजें। और उस ढेर के बिल्कुल टॉप पर 2 छोटे पासे यानी डाइस और गिनती सिखाने वाले कुछ छोटे छोटे ब्लॉक्स रखे थे जो एक फिजिकली इम्पॉसिबल तरीके से एक दूसरे पर बैलेंस कर रहे थे। वो ढेर करीब 2.5 से 3 फीट ऊंचा था। एक छोटी सी अजीब सी कलाकृति 20 सेकंड में, खामोशी में, किसी अनदेखी शक्ति ने उसे बना दिया था। मेरा पहला ख्याल तो यही आता है कि कहीं केयरटेकर श्यामलाल जी ने मजाक तो नहीं किया होगा। ये एक लॉजिकल सवाल है और शायद दिमाग सबसे पहले ऐसी ही कोई तरकीब ढूंढता है। हाँ। लेकिन मीरा के खत में दी गई डिटेल्स इस पॉसिबिलिटी को पूरी तरह से खारिज कर देती है। पहला, श्यामलाल जी दूसरी बिल्डिंग में बंद थे। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, आवाज। इतने सारे खिलौनों को, प्लास्टिक और लकड़ी के ब्लॉक्स को उठाकर एक जगह इकट्ठा करने में चाहे कितनी भी सावधानी बरती जाए, कुछ तो आवाज होगी। कुछ तो होगी। पर वहाँ एब्सोल्यूट साइलेंस था। और तीसरा पॉइंट है उस ढेर की प्रिसीजन। हाँ, ये किसी मजाक जैसा काम नहीं लग रहा था। मजाक अक्सर मैसी होता है, जल्दबाजी में किया जाता है। ये काम, ये तो आर्किटेक्चरल था। इसमें एक इंटेलिजेंस, एक डिजाइन दिख रहा था। इट वाज डिलिबरेट। बिल्कुल। यही 2 बातें हैं जो इसे इंसानी काम से परे बनाती हैं। पहली, रफ्तार, स्पीड। 20 सेकंड में ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी, सटीकता, प्रिसीजन। हाँ, जिस तरह चीजों को एक के ऊपर एक परफेक्ट बैलेंस के साथ रखा गया था, वो किसी इंसान के लिए खासकर इतनी तेजी से करना लगभग नामुमकिन है। और सबसे खौफनाक बात जो मीरा ने लिखी है, कोई आवाज नहीं हुई, कोई हरकत नहीं, कोई इंसान नहीं। मैं जानती थी कि मैं अकेली थी। ओके? तो वो इस नामुमकिन ढेर को देखती हैं। मेरा दिल तो जोर जोर से धड़कने लगता, मैं शायद चीख पड़ता, कोई भी डर जाता। लेकिन उनकी जो प्रतिक्रिया थी वो वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी कोई उम्मीद करेगा। और अब यहाँ कहानी का सबसे अजीब हिस्सा आता है, मीरा का रिएक्शन। हाँ, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक्सट्रीम शॉक की हालत में कैसे काम करता है। उन्होंने उस ढेर को छुआ नहीं, वो चीखी नहीं, वो उसके पास भी नहीं गई, कुछ नहीं किया। वो बस चुपचाप पीछे मुड़ी और उस ब्लॉक से बाहर चली गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसे समझना बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो उसके रियलिटी के फ्रेमवर्क में फिट ही नहीं होती, जिसे वो प्रोसेस नहीं कर पाता, तो वो उसे स्वीकार करने से ही इनकार कर देता है। ये एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। वो खत में लिखती हैं कि उन्हें बस इतना याद है कि वो घबराहट में हंस रही थी और अपना सिर हिला रही थी डिसबिलीफ में, जैसे उन्होंने कोई मामूली अजीब चीज देखी हो। हाँ, उन्होंने श्यामलाल जी के साथ मिलकर स्कूल बंद किया, उनसे नॉर्मल बात की और घर चली गई। ये क्लासिक फ्रीज रिस्पॉन्स है। हम हमेशा फाइट और फ्लाइट की बात करते हैं, लड़ो या भागो, लेकिन एक तीसरी प्रतिक्रिया भी होती है, फ्रीज यानी जम जाना। जब खतरा इतना अजीब हो कि दिमाग समझ ही न पाए कि उससे लड़ना है या भागना है, तो वो शट डाउन हो जाता है। वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से ही मना कर देता है। एग्जैक्टली। हंसना और सिर हिलाना, ये सब उसी कॉग्निटिव डिसोनेंस का नतीजा है। दिमाग कह रहा है ये हो नहीं सकता, इसलिए ये नहीं हुआ। तो उस वक्त डर हावी नहीं हुआ, कंफ्यूजन हावी था। हाँ, डर को महसूस करने के लिए भी दिमाग को ये मानना पड़ता है कि जो हुआ वो सच में हुआ। उनका दिमाग उस सच को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं था। असली डर तब शुरू होता है जब दिमाग को अकेले में शांति से उस घटना को प्रोसेस करने का समय मिलता है, जब वो प्रोटेक्टिव वॉल गिर जाती है। और मीरा के साथ बिल्कुल यही हुआ। असली डर, वो ठंडा नस नस में समा जाने वाला डर, उन्हें उस रात महसूस हुआ जब वो अपने बिस्तर पर लेटी थी। अब दिमाग के पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अब वो खुद से झूठ नहीं बोल सकता था। वो खामोशी, वो सिर्फ 20 सेकंड का वक्त
और वो नामुमकिन ढेर, उसकी एक एक डिटेल, वो पिरामिड, वो टॉप पर बैलेंस करते हुए डाइस, ये सब उनके दिमाग में हाई डेफिनेशन में बार बार प्ले हो रहा था। अब दिमाग को मानना पड़ रहा था कि ये हुआ था, और यहीं से टेरर की शुरुआत हुई। ये डर उस चीज का नहीं है जो सामने थी, वो ढेर तो चला गया होगा। हाँ, अगले दिन शायद किसी ने साफ भी कर दिया होगा। ये डर उस चीज की याद का है, ये डर इस एहसास का है कि रियलिटी उतनी सॉलिड नहीं है जितनी हम समझते हैं। ये डर इस ख्याल का है कि लॉजिक और फिजिक्स के नियम, जिन्हें हम पत्थर की लकीर मानते हैं, वो किसी भी पल टूट सकते हैं। और ये एहसास आपको दुनिया में बहुत अकेला महसूस कराता है। मीरा लिखती हैं कि कुछ लोगों ने, जिन्हें उन्होंने बाद में बताने की हिम्मत की, उनसे कहा कि वो शायद ऐसी चीजों के लिए ओपन है, मतलब अ चैनल, अ मीडियम, कि ऐसी पैरानॉर्मल चीजें उनके साथ हो सकती हैं और उन्हें इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये एक तरीका है ऐसी घटनाओं को समझने की कोशिश करने का। उन्हें एक फ्रेम में डालने का। लेकिन ये मीरा के लिए कंफर्टिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहती हैं, मैं नहीं करना चाहती, मैं इसे समझना नहीं चाहती, मैं उस दरवाजे को खोलना ही नहीं चाहती। वो उस याद को एक बक्से में बंद रखना चाहती है, लेकिन वो याद बार बार बाहर आ जाती है। और यही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का एक रूप है। ट्रॉमा सिर्फ फिजिकल वायलेंस या एक्सीडेंट से नहीं होता। नहीं, ट्रॉमा तब भी होता है जब आपकी रियलिटी की बुनियाद हिल जाती है। उस एक घटना ने उन्हें दुनिया को देखने का एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे दिया है जिसे वो कभी नहीं चाहती थी। द नॉलेज ऑफ दैट पॉसिबिलिटी। मीरा जोशी अपने खत को इन लाइनों के साथ खत्म करती हैं। मैं बस इतना जानती हूँ, उस क्लासरूम में मेरे साथ कुछ था। इट वॉजंट ह्यूमन। उसने मुझे उस वक्त नहीं डराया, लेकिन वो मुझे आज भी डराता है। ये लाइन इस पूरे एक्सपीरियंस का सार है। द फियर ऑफ द मेमोरी is greater than the fear of the moment. कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वो नहीं होती जिनमें कोई खूनी मॉन्स्टर या भूत होता है, बल्कि वो होती हैं जो हमारे भरोसे की नींव हिला देती हैं। The trust in our own senses, in our own reality. ये कहानी हमें एक बहुत ही बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ज्यादा डरावना है 20 सेकंड के लिए किसी अनदेखी, अनएक्सप्लेनेबल ताकत का सामना करना, या फिर उस एक पल की याद के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीना, ये जानते हुए कि जो हुआ वो साइंटिफिकली, लॉजिकली हो ही नहीं सकता था, पर वो हुआ और आप उसे किसी को साबित भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपकी सच्चाई है। सोचने वाली बात है, अगर सिर्फ 20 सेकंड का एक वाकया आपकी हकीकत की समझ को हमेशा के लिए बदल दे, तो बाकी की जिंदगी कैसे जिएंगे? क्या आपके पास भी कोई ऐसी याद है जिसे आपका दिमाग आज भी पूरी तरह मानने से इनकार कर? ये कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो लिख भेजिए हमें अपनी कहानी। हमारा ईमेल आईडी है echoesfromthedark.official@gmail.com। आपकी कहानी का इंतजार रहेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।